हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में मैथ का मॉडल सेट 2 लेके आया हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर ज्ञात करें। यहाँ पर है 135 और 225 का जो HCF फाइंड करना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 225 जो है वो 135 से बड़ा है। तो 225 को क्या करते हैं कि 135 से भाग देते हैं, और 135 से अगर भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा, 135 हो जाएगा। माइनस करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 90 आ जाएगा, और 90 फिर ऐसा 135 को 90 से भागा देते हैं तो एक बार में जाएगा 90, और फिर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 45, और 45 फिर ऐसा 90 को 45 से देते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो 2 से आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो 225 है, 225 को हम लोग लिखेंगे 135 गुना 1 प्लस 90। इसको है सो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना है। और फिर है सो अब यहाँ पर 135 है तो 135 को लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस 45। उसके बाद फिर है सो 90 को लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पर 0 आ गया तो ये जो है 45 यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF 135 और 225 का इक्वल टू 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल 1/4 और -1 है। तो यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, और यहाँ पर ऐसा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के फॉर्मेट में रहता है। तो अगर इसको देखते हैं तो माइनस इंटू -1/4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a के फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ से -1 इसको क्या करते हैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से -4/4 आ जाएगा। तो अगर इस तरह से आया तो यहाँ पर है सो a इक्वल टू जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगा। ये जो है अल्फा प्लस बीटा -b/a के फॉर्मेट में रहता है, और फिर है सो ये c/a के फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि a इक्वल टू 4 आ जाएगा, b इक्वल टू -1 आ जाएगा, और c इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा बहुपद द्विघात बहुपद है सो हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में रहता है। तो a का वैल्यू है सो यहाँ पर 4 है तो 4x² हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू -1 है तो -1x हो जाएगा, और c का वैल्यू है सो 4 है, -4 है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² -x -4 ये हमारे पास द्विघात बहुपद का रूप होगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, या फिर है सो एक और इसका मेथड है, उस मेथड को भी देख लीजिए। जैसे है सो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और है सो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। द्विघात बहुपद जो होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को 1/4 रखेंगे, x प्लस अल्फा और बीटा है -1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x² माइनस x/4 होगा, -1 होगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से 4x² माइनस
एक्स माइनस 4 आएगा। और इस 4 को अगर है सो इक्वल टू 0 रह गया यहाँ पर 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये द्विघात बहुपद का रूप हो जाएगा। चाहे दो मेथड है, दोनों मेथड के द्वारा किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करें कि AB² इक्वल टू 2AC²। यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है और समद्विबाहु समकोण बोला गया है तो AC बराबर है सो BC हो जाएगा। ओके, तथा AC बराबर BC सिद्ध करना है कि AB² इक्वल टू 2AC²। तो यहाँ पर है सो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। और यहाँ से है सो AC बराबर BC, यह ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर BC के जगह पर AC पुट कर दिए और यहाँ से AC² और AC² दोनों को ऐड करेंगे तो 2AC²। और इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा AB² इक्वल टू 2AC²। क्वेश्चन नंबर 4, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। यहाँ पर है सो 2 पॉइंट है, एक A और एक B पॉइंट है। A का निर्देशांक 2-5 है और B का निर्देशांक -2 9 है। एक पॉइंट P जो फाइंड करना है वो ऐसा पॉइंट है जो x अक्ष पर फाइंड करना है और जो दोनों बिंदु A और B से समदूरस्थ है। तो P का वैल्यू यहाँ पर निर्देशांक x और 0 होगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर फाइंड करना है तो x का कोई ना कोई वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x अक्ष पर बिंदु P है जिसके बिंदु के निर्देशांक Px0 है। एक P है सो बिंदु है x अक्ष पर जिसका निर्देशांक Px0 ले लिए। अब यहाँ पर PA बराबर PB हो जाएगा इस वजह से क्योंकि जो P पॉइंट है वो A और B से समदूरस्थ है। दोनों तरफ वर्क करते हैं तो PA² इक्वल टू PB² हो जाएगा। दूरी सूत्र देखते हैं तो PA² इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से है सो यहाँ पे फॉर्मेट ये दूरी सूत्र है। तो इसी पर बैठाएं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है तो +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से PB का दूरी निकालते हैं x माइनस 2 यानी कि माइनस माइनस मिलकर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर ब्रेक किए तो x² माइनस 4x प्लस 4 हो गया और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको भी ऐसो a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में ब्रेक किए तो x² प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 81 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके है सो x का वैल्यू निकालें और x का वैल्यू 56/-8 आ गया और यहाँ पर कैंसिल होके -7 x इक्वल टू -7 आ जाएगा। तो अभीष्ट बिंदु जो है P का निर्देशांक xy है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा -7 और 0 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यदि sin A इक्वल टू 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। अब यहाँ से कोण A बराबर बोल रहा है, कोण A का लिया हुआ है तो sin A इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 और 3/4 अगर देखते हैं sin A इक्वल टू तो लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से लंब जो है BC हो जाएगा और कर्ण है सो AC हो जाएगा। तो लंब का वैल्यू 3 और AC का वैल्यू 4 हो जाएगा। और यहाँ से AB का वैल्यू निकालना चाहें तो AB बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा √7। तो cos A इक्वल टू होता है
आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पर ए बी है और कर्ण ए सी है, तो ए बी बाय ए सी √7/4 हो जाएगा। उसके बाद है सो tan ए का वैल्यू पूछा है, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार बी सी बाय ए बी हो जाएगा। बी सी का वैल्यू 3 है, तो 3/√7 हो जाएगा। इस तरह से cos ए और sin ए का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि अगर कोई वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और इस केंद्र से है सो इस वृत्त पर कोई भी बिंदु है, उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ पर है सो एक बिंदु P ले लेते हैं और A, इस तरह से है सो स्पर्श रेखा खींची गई है। ओके, अब सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या से स्पर्श बिंदु का दूरी है वो लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है। दिया हुआ ये है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें से ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है और वृत्त और स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु है स्पर्श बिंदु वो P निर्देशित है और OP वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके अलावा क्या करते हैं कि एक अलग पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर रचना कर लेते हैं। रचना ये करेंगे कि O से कोई अलग दूरी R ले लिए। R बिंदु R स्पर्श रेखा AB पर है, AB पर स्थित है। ओके, तो R जो है स्पर्श रेखा AB पर स्थित है। तब जब इस तरह से है तो उसके बाद फिर ऐसो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रमाण में आते हैं, यहाँ पर प्रमाण देंगे कि OP जो है त्रिज्या है, OP त्रिज्या है और जो OR है OR जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम लोग Q मान लेते हैं। तो यहाँ पर OP इक्वल टू OQ हो जाएगा और जबकि लेकिन जो है हमारे पास OQ जो है वो छोटा है OR से और OQ जब OR से छोटा है तो यहाँ पर OQ को हम लोग OP माने हैं, तो OP भी ऐसो OR से छोटा होगा। और फिर यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा, कोई भी रेखा पर इस रेखा के अलावा कोई अन्य बिंदु से सबसे कम दूरी जो होती है वो 90 डिग्री लंब होती है। और इस तरह से है सो जो एंगल OPR जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने का ये तरीका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, उमा और राधिका दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है कि दोनों के जन्मदिन अलग अलग है और दूसरा प्रायिकता निकालना है कि दोनों का जन्मदिन एक ही है लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो माना कि उमा और राधिका का जन्मदिन वर्ष के 365 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। उमा और राधिका का जो जन्मदिन है वो 365 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। यहाँ पर लीप ईयर को नहीं लिया गया इसलिए 365 दिन है सो लिया गया है। पहला है कि यदि राधिका का जन्मदिन उमा के जन्मदिन से अलग है तो उसके जन्मदिन के अनुकूल परिणामों की संख्या। अगर मान लेते हैं कि राधिका का जो जन्मदिन है वो उमा के जन्मदिन से अलग है तो उमा का जन्मदिन 365 दिनों में से कोई एक दिन होगा और राधिका का जो जन्मदिन है उन 365 में से एक को माइनस करेंगे तो 364 आएगा। तो 364 दिनों में से कोई एक दिन है सो राधिका का जन्मदिन होगा और सभी संभव परिणाम जो होंगे 365 दिन होंगे। इसलिए ये जो प्रायिकता निकाली गई है राधिका का जन्मदिन भिन्न है। राधिका का जब जन्मदिन भिन्न है तो यहाँ पर 364 को 365 से डिवाइड कर देंगे तो इससे ये प्रायिकता निकल गई। उसी प्रकार है सो जो दूसरा में है कि प्रायिकता निकालनी है उमा और राधिका का जन्मदिन एक ही हो। तो जब एक ही हो तो
1 माइनस प्रायिकता निकालेंगे, दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न है, तो 1 माइनस 364/365 किए तो 1/365 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या को प्रूव करना है। ये 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो जब भी ऐसा अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम लोग उस संख्या को मान लेते हैं कि वो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q है सो 0 नहीं होगा। तो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a/b हो जाएगा, जहाँ a और b सअभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर क्या किया कि 5 a माइनस बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो 5 माइनस a/b इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 माइनस a/b इक्वल टू एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, तो रूट 3 भी क्या हो गई कि एक परिमेय संख्या होगी। तो हमें इस बात का विरोधाभास प्रतीत होता है, तो इसलिए है सो 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, एक दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ओके, तो ये दो समीकरणों को ग्राफीय विधि के द्वारा हल करते हैं। तो पहला समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो इससे y का वैल्यू जो है y इक्वल टू 6 माइनस x/3 हो जाएगा और x का वैल्यू यहाँ पर है। अगर x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 6 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। उसी प्रकार इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 जो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, इसको सॉल्व करेंगे x और y का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2x माइनस 12 डिवाइड बाय 3 है। अब यहाँ पर x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -4 आ गया और x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 आ गया। अब इसकी मदद से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में एक x अक्ष है और एक y अक्ष होता है। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन का ग्राफ देख लेते हैं। तो x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 2 आया। तो 0 और 2 का ग्राफ जो है वो इस पॉइंट पे आया, पॉइंट ए। और फिर x का वैल्यू 6 रखे तो y का वैल्यू 0 आया। तो 6 और 0 इस पॉइंट पे है। ये ऊपर वाला जो है x अक्ष के ऊपर वाला लाइन, ये पहला समीकरण का ग्राफ है। उसी प्रकार दूसरे समीकरण का ग्राफ ये हो जाएगा। दोनों जिस पॉइंट पे कट रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट कट रहा है वो 6 और 0 पर पॉइंट पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है दोनों इक्वेशन का। और इस प्रकार से x और y क्या हो जाएंगे, इसका हल हो जाएगा। x का वैल्यू 6 हो जाएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि किसी AP का प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। यहाँ पर 14 टर्म्स का योग दिया हुआ है, सभी का योग S14 इक्वल टू 1050 है। इसका प्रथम पद प्रथम 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसका प्रथम पद a बराबर 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। a20 बराबर क्या होगा, a20 बराबर जो होगा a प्लस 19d होगा। तो यहाँ पर Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an इक्वल टू 1050 हो जाएगा। और यहाँ पर n का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो 14/2 और पहला पद है सो 10 है प्लस an इक्वल टू 1050। an करने का मतलब a14 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 7 बार में, और यहाँ पर 7 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 10 प्लस a14 इक्वल टू 1050 डिवाइड बाय 7 होगा और ये कैंसिल होकर 150 हो जाएगा। ओके, और फिर 10 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो a14 इक्वल टू 150 माइनस 10 हो जाएगा
और A14 इक्वल टू यहाँ से 140 हो जाएगा। A14 जब 140 आ गया तो इससे हम लोग D का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A14 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 13 D इक्वल टू 140। और फिर है सो जब सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर, तो A का वैल्यू 10 दिया हुआ है प्लस 13D इक्वल टू 140 हो जाएगा। और फिर है सो 10 को अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो एक 140 माइनस 10 हो जाएगा। आगे फिर सॉल्व करेंगे D बराबर 130 डिवाइड बाय 13 हो जाएगा। 13 और 130 कैंसिल होकर 10 बार में होगा। D का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया, और जब D बराबर 10 आ गया तो A20 बराबर होता है A प्लस 19D, और A प्लस 19D हुआ तो फिर है सो इसमें सॉल्व करेंगे इसको, तो A का वैल्यू 10 है और 19 इंटू D का वैल्यू है सो 10 निकल गया। तो इसको फिर फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 190 हो जाएगा इक्वल टू 120 इक्वल टू 200। तो यहाँ से A20 जो है वो 200 आ गया। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं 8 के 81 K-4 और 2-5 संरेखीय है। ओके, तो जब K का मान निकालना है और 3 बिंदु दिया हुआ है, इन तीनों बिंदु को एक x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे जो निर्देशांक है उसको x2 y2 मान लेते हैं, और तीसरा जो निर्देशांक है उसको x3 y3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर संरेखी बोला गया है, तो संरेखी में क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 1/2 को अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू है, इसको सॉल्व करते हैं। x1 का वैल्यू 8 है, तो 8 इंटू y2 का वैल्यू यहाँ पर -4 है, और फिर y3 का वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस मिल के +5 हो जाएगा। प्लस x2 का वैल्यू k है, y3 का वैल्यू -5 है, फिर माइनस y1 का वैल्यू 1 है तो 1 रख लिए, प्लस x3 का वैल्यू 2 है तो 2 रख लिए, y1 का वैल्यू 1 है माइनस, और y2 का वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस मिल के +4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 8 इंटू 1 हो जाएगा, -4 में 5 को ऐड करेंगे तो, और यहाँ से k इंटू -6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 1 8 आएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस -6k आ जाएगा, प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो इस प्रकार आएगा कि 8 और 10 ऐड होकर 18 -6k इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 18 इक्वल टू 6k हो जाएगा, और 6 और 18 कैंसिल 3, तो k का वैल्यू है सो 3 आ गया। ओके, इस प्रकार k का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध करना है कि √1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। तो LHS को लेके चलते हैं। तो इस तरह के रूट वाले जो भी प्रॉब्लम है उसमें हर का परिमेयकरण कर देना है, अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर। तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो इस तरह से आ जाएगा कि √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है उसका वैल्यू कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, और फिर है सो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर 1 बाय
1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा, और फिर यहाँ से 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा, और 1 बाय कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू होता है टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए ये RHS में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 रचना से है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो पहले है सो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले है सो BC एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से एक त्रिभुज ले लिए ABC। तो BC जो लाइन ड्रॉ किए वो 6 सेंटीमीटर लिए और AB है सो 5 सेंटीमीटर लिए और AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ले लिए। इस तरह से किए। तो BC जो लाइन ड्रॉ किए वो 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए। B से A की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का एक है सो यहाँ पर ये प्रकाल की मदद से एक आर्क बनाए। फिर C पर से क्या किए कि है सो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आर्क बनाए। तो यहाँ पर जो पॉइंट कट हुआ उस पॉइंट का नाम A हो गया और A से C को मिला दिए। तो पहले ABC इस त्रिभुज की रचना हो गई। अब क्या करनी है कि इस त्रिभुज के बाद फिर क्या करना है कि B पॉइंट से एक है सो नीचे की ओर न्यून कोण बनाना है और न्यून कोण बनाकर इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। क्योंकि यहाँ पर 2/3 भाग बोला है, 2/3। तो और देखते हैं दोनों में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे, B1, B2, B3। नीचे में 3 है तो 3 से क्या किए कि B3 से C को मिला दिए। अब B3 से C को जब मिला दिए तो B3 C के पैरेलल है सो B2 लाइन पर ड्रॉ करेंगे और B2 से जिस पॉइंट पर BC के जिस पॉइंट पर कट करेगा उसको C डैश का नाम देंगे और उसी प्रकार CA के जो पैरेलल लाइन है वो C डैश A डैश ड्रॉ करेंगे और यहाँ से है सो A डैश इसको नाम दे दिए। अब यहाँ पर जो A डैश B और C डैश जो त्रिभुज बना उस त्रिभुज है वो अभिष्ट त्रिभुज कहलाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग करना है। तो जैसे कोई घड़ी है, एक घड़ी, इसके द्वारा है सो घड़ी के जो मिनट की सुई है वो 14 सेंटीमीटर है। अब ये 5 मिनट है सो चलकर यहाँ पर इतना इस तरह से होता है। तो इसके बीच जो है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि 60 मिनट में बना केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है, घड़ी के द्वारा है सो पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 5 मिनट में जो बना केंद्रीय कोण है 360/60 गुना 5 कर देंगे तो इसकी वजह से 30 डिग्री आ जाएगा। 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। क्योंकि घड़ी की त्रिज्या की सुई की लंबाई के बराबर होगी तो R बराबर 14 सेंटीमीटर लिए। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल जो होगा θ/360 डिग्री इंटू πr² होगा। थीटा का वैल्यू है सो 30 डिग्री है। 30/360 गुने 22/7 गुने 14 इंटू 14 हो जाएगा। 7 से है सो 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और ये 30 और 36 जो कैंसिल होगा 12 बार में कैंसिल होगा। 2 से ये 6 बार में कैंसिल होगा। फिर है सो 2 से 3 और ये 7 बार में कैंसिल होगा। 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही है सो घड़ी के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। मूल की प्रकृति बताइए, यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है सो जो समीकरण दिया हुआ है 2x - 6x + 3 = 0। इस द्विघात समीकरण में a का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा, b का वैल्यू -6 हो जाएगा और c का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो अगर विविक्तर निकालना है तो d बराबर निकालते हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू -6 है तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है। -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 24 आ जाएगा। और फिर 36 में 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो 12 बचेगा। ओके, तो जब ये 12 आ गया तो डी का वैल्यू 12 आ गया जो ग्रेटर देन 0 है। जब डी का वैल्यू है 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होगा, मूल जो है वो वास्तविक होगा और असमान होगा। डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा रहता है तब। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यह द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं और इसका मूल निकालते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2 ये होता है। यहाँ से b का जो वैल्यू है वो -6 है तो माइनस और माइनस मिलकर +6 हो जाएगा, प्लस माइनस d का वैल्यू 12 है तो √12 डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है। यहाँ से फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 6 प्लस माइनस 2√2 इसको लिखेंगे डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। फिर आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा और 3 प्लस माइनस √2 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और ये 2 और 4 कैंसिल होकर 2 बार में तो 3 प्लस माइनस √2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर दो जो मूल है, एक मूल जो होगा 3 प्लस √2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और दूसरा जो मूल है वो 3 प्लस माइनस √2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इस प्रकार से दो मूल ज्ञात हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है, दूसरा PQR। मान लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR लिया गया है और इसमें एक रचना की है कि AD लंब है BC पर और PS जो लंब है वो QR पर लंब है, लंब खींचे। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार BC इंटू ऊंचाई AD, BC इंटू AD हो जाएगा। और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल भी इसी प्रकार निकालेंगे तो 1/2 इंटू QR इंटू PS हो जाएगा। इन दोनों का अगर अनुपात लिए तो 1/2 O और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो एरिया ABC डिवाइड बाय एरिया PQR इक्वल टू आ गया BC इंटू AD डिवाइड बाय QR इंटू PS आ गया। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिए। उसी प्रकार अब त्रिभुज ADB इधर वाला त्रिभुज लेंगे और फिर ऐसो त्रिभुज PSQ इस त्रिभुज को लेंगे और इन दोनों को पहले समरूप दिखाएंगे। तो ये दोनों क्या है, समरूप है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q ये दिया हुआ है और फिर एंगल ADB और PSQ ये दोनों 90 डिग्री है, जिसकी वजह से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। तो AD बाय PS इक्वल टू AB बाय PQ। AD बाय PS जो समीकरण 1 में है तो AD बाय PS को AB बाय PQ वैल्यू पुट कर दिए समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ से AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR हो जाएगा समीकरण 1 से। और यहाँ से AD बाय PS इक्वल टू BC बाय QR है तो इसको समीकरण 2 रख लिए। फिर फर्दर अगर इसको देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 से हमें ये प्राप्त हुआ कि एरिया ABC बाय एरिया PQR इक्वल टू BC इंटू BC बाय QR इंटू QR हो जाएगा। और BC इंटू BC स्क्वायर डिवाइड बाय QR इंटू QR स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण 3 नाम दे दिए। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इन दोनों को सिद्ध किए तो AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो है उसी प्रकार ABC बड़े वाले ट्रायंगल को भी प्रूव कर सकते हैं, AC बाय PR, AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। अब 3 4 5 समीकरण 3 4 5, इन 3 4 5 से देखा जाए तो एरिया ABC डिवाइड बाय एरिया PQR बराबर जो होगा उनके उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक क्या है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है ये, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का, और एक केबल टावर है तो जो भवन है और टावर है तो 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से टावर के ये शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 60 डिग्री का कोण बनाया है और इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि टावर के नीचे जो है यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना हुआ है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहाँ पर टावर की ऊंचाई को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऐसे इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, इसको D और इसको E। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, तो हम BC का वैल्यू 7 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि DE बराबर है सो BC हो जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ से BE का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से इस त्रिभुज में लेते हैं BCE, त्रिभुज BCE में, BCE में है सो BC लंब है और BE आधार है। तो और यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है। लंब और आधार में जो रिलेशन होता है tan 45 डिग्री इक्वल टू BC बाय BE हो जाएगा। उसके बाद ऐसा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, BC का वैल्यू 7 और BE का वैल्यू यहाँ पर BE हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BE इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। BE का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर AB का वैल्यू निकालना है। इसी चित्र में देखते हैं AB त्रिभुज ABE में, ABE में देखते हैं ABE ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री है और AB लंब है और BE आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब AB बटे आधार BE हो जाएगा। फिर फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है इक्वल टू AB का वैल्यू है सो नहीं मालूम है और BE का वैल्यू यहाँ पर 7 मीटर निकला, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से AB इक्वल टू 7√3 हो जाएगा, इतना मीटर। अब चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर टावर की जो ऊंचाई है AC है, तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC और AB का वैल्यू है सो 7√3 है और BC का वैल्यू 7 है। तो इन दोनों से 7 कॉमन आ जाएगा तो √3 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से ऐसा इतना मीटर इसका टावर का ऊंचाई हो जाएगा। केबल टावर का ऊंचाई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है कि सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शंकु का छिन्नक दिया हुआ है जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। ऊंचाई जो है ये ऊंचाई वो 45 सेंटीमीटर है तो h बराबर 45 सेंटीमीटर और उनके सिरे की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो R1 बराबर 28 सेंटीमीटर मान लिया और R2 बराबर 7 सेंटीमीटर मान लिया। अब जो छिन्नक का आयतन निकालना है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर
प्लस R1 इंटू R2। अब इस पर सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो पुट करने के बाद 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू 45 प्लस R1 का वैल्यू 28 का स्क्वायर और R2 का वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। इसको सॉल्व करके सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आया वो 48510 सेंटीमीटर क्यूब आया। ये आयतन आया। अब आयतन तो आ गया, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एल हमें फाइंड नहीं है, तो एल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है शंकु के छिन्नक का, वो √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो h का वैल्यू 45 है तो 45 का स्क्वायर प्लस R1 28 माइनस R2 7 हो गया और इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 49.65 आ जाएगा एल का वैल्यू। और छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल R1 प्लस R2 और यहाँ से इसका वैल्यू जब पुट करेंगे 22/7 इंटू 49.65 इंटू 28 प्लस 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने में ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा चांसेस यहीं पर गलती होने का रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, डाटा दिया हुआ है और इन डाटा को माध्य निकालना है। वर्ग और बारंबारता दिया हुआ है, इससे माध्य कैलकुलेट करना है। तो माध्य निकालने के लिए 3 विधि होती है, तीनों विधि में से कोई एक विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया गया है। ओके, तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो हमें वर्ग चिन्ह निकालनी है। वर्ग चिन्ह जो होता है वो यहाँ से वर्ग अंतराल से निकलता है। तो जो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाय 2। 45 और 55 को ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो 50 आ गया। 55 और 65 को ऐड किए और 2 से डिवाइड किए तो 60 आ गया। 65 और 75 को ऐड किए और 2 से डिवाइड किए तो 70 आ गया। 75 और 85 को ऐड किए और 2 से डिवाइड किए तो 80 आ गया। 85 और 95 को ऐड किए और 2 से डिवाइड किए तो 90 आ गया। तो ये जो वर्ग चिन्ह है जिसको हम लोग xi से डिनोट करते हैं। अब क्या करते हैं कि fi और xi निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। fi बारंबारता हो गया, तो 3 को 50 से गुना किए तो 150 आया। 10 को 60 से गुना किए तो 600 आया। 11 को 70 से गुना किए तो 770 आया। 8 को 80 से गुना किए तो 640 आया और 3 को 90 से गुना किए तो 270 आया। तो यहाँ से इसका वैल्यू जब सभी को जोड़ेंगे fi xi, इसको बोला गया समेशन ऑफ fi xi। सभी को ऐड करने के बाद 2430 आता है। और बारंबारता को अगर जोड़ते हैं तो समेशन ऑफ fi इक्वल टू 35 आ गया। तो माध्य का फॉर्मूला ये होता है कि x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi xi 2430 है, 2430 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi 35 है, इक्वल टू इन दोनों को डिवाइड किए तो 69.43 आ गया। ओके, तो ये जो थे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे टोटल 19 मैथ के। इसमें भी ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके और भी स्टूडेंट को मदद मिल सके। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।